हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीटेट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज के हमारे क्वेश्चन आधारित होने वाले हैं सीडीपी के ऊपर और उनमें से आज हम टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे तथा उनका डिटेल से सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो बिना देर किए करते आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कहा गया भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। अर्थात यहाँ पे कहा गया जन्म पूर्व से होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है या किशोरावस्था होती है। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया, जिनको अगर हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो इधर पढ़ सकते हैं विच इज मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन में प्रीनेटल पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है और एडोलसेंस है। तो यहाँ पे आपको चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे आपका इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन अर्थात सेकंड ऑप्शन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था वो यहाँ पे आपको करेक्ट मिल जाएगा। अर्थात तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो जो होता है भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से यहाँ पे देखते हैं क्या इसका मतलब है। तो भाषा अर्जन और विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जन्म से लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु तक सबसे अधिक संवेदनशील और प्रभावी मानी जाती है। इस दौरान बच्चों का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए अत्यंत ग्रहणशील होता है और वे सहज रूप से बोलचाल, शब्दावली और व्याकरण सीख लेते हैं। यदि इस अवस्था में उपयुक्त भाषा परिवेश और संवाद मिले तो बच्चे बिना किसी कठिनाई के नई भाषाएं भी जल्दी सीख लेते हैं। शुरुआती विकास के बाद मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में नई भाषा सीखने की क्षमता घट जाती है और बच्चे को उच्च स्तर की प्राविकता या शुद्धता पाना कठिन हो सकता है। अब इसमें से जो अगर दूसरे ऑप्शन दिए थे उन पे थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि जन्म से पूर्व अवस्था जो होती है, जैसे अब जन्म से पहले भाषा अर्जन संभव नहीं होता है तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर था प्रारंभिक बाल्यावस्था, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक यही हमारी जो होती है संवेदनशील अवस्था होती है। फिर मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, इसकी तुलना में संवेदनशील कम हो जाती है। किशोरावस्था में भाषा सीखना संभव और पर प्रभाविकता उतनी आसानी से नहीं होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे डिटेल से कवर किया है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहली अवस्था है प्रस्तुति अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंध अभिन्यास अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनामहीनता अवस्था। इंग्लिश में अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोपोज्ड बाय द लॉरेंस कोहलबर्ग। लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्सेंट ऑपरेशन स्टेज या इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी स्टेज। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सामाजिक अनुबंध अभिन्यास अवस्था इसकी हो जाएगी। थोड़ा सा डिटेल से अगर बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई जिनमें सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास अवस्था जो कि 5वीं अवस्था होती है। इस अवस्था में लोग सामाजिक नियमों और कानूनों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सर्वोत्तम हित के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। वे यह समझते हैं कि नियम कानून समाज के लिए बनाए गए हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्हें बदला भी जा सकता है। अर्थात नियम कानून के विषय में जानकारी इस अवस्था में लोग समझने लगते हैं। अन्य विकल्पों में बात करें जैसे कि प्रस्तुति अवस्था जिसे हम लेटेंसी स्टेज कहते हैं, ये फ्राइड की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे की जो है उद्योग बनाम अधीनत्व अवस्था है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जैसे कि प्रस्तुति अवस्था किसने दिया था तो फ्राइड ने दिया था। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास किसने दिया था तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। मूर्त संक्रियात्मक किसने दिया था जीन पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे ने। और उद्योग बनाम अवस्था किसने था एरिक एक्सिन ने यहाँ पे दिया था। अर्थात मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन को भी बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें हर ऑप्शन पे भी मैंने यहाँ पे बात कर लिया है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन यहाँ पे 3rd है जिसमें कहा गया है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक
प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संवेदनशीलता या जेंडर रूप समरूपता। यहाँ पे अगर बात करें इंग्लिश में तो ड्यूरिंग अ क्लासरूम डिस्कशन आ टीचर यूजुअली पेज मोर अटेंशन टू बॉयज कंपेयर टू गर्ल्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर सेंसिटिविटी या जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जेंडर पक्षपात, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन की बात करें, जब कोई शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो वह विद्यार्थी के साथ असमान व्यवहार कर रहा है। इस स्थिति में शिक्षक के व्यवहार में जेंडर अर्थात लिंग के आधार पर पक्षपात साफ दिखाई देता है, जहां एक समूह अर्थात लड़के को अनावश्यक प्राथमिकता दी जा रही है। इसे जेंडर पक्षपात या जेंडर बायस कहा जाता है। यह स्कूल, कार्यस्थल या समाज में बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है। जेंडर पहचान किसी व्यक्ति की अपनी लिंग पहचान से जुड़ी होती है, जैसे कोई स्वयं को पुरुष, महिला या अन्य किसी रूप में पहचाने। जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ है बच्चों के साथ संवाद व मूल्यांकन में लिंग के आधार पर भेदभाव को ना मानना और सबके प्रति समावेशी दृष्टि रखना। फिर बात करें तो जेंडर समरूपता का मतलब होता है वह स्थिति जिसमें सभी लिंगों को बराबरी का अधिकार और स्थान मिलता है। तो इस प्रकार से जेंडर जो यहाँ पे दिया गया पक्षपात, ये बहुत ही खराब एक समाज के अंदर जहाँ पे लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में बात करो तो जेंडर पक्षपात जो है यह लिंग के आधार पर भेदभाव या प्राथमिकता को दर्शाता है। जेंडर पहचान यह व्यक्ति की अपनी लिंग पहचान से संबंधित है। जेंडर संवेदनशीलता लिंग आधारित भेदभाव के प्रति सजग रहना है। और जेंडर समरूपता सभी लिंगों के लिए समान अधिकार होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे फोर्थ पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील है। अर्थात जेंडर जो भूमिका होती है और यहाँ पे रूढ़िवादिता को कम करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन होगा ए में कहा गया जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा की जाए, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना चाहिए, जेंडर यथार्थ खेल समूह बनाना चाहिए, जेंडर यथार्थ बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। इंग्लिश में अगर बात करें इसी क्वेश्चन को तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन। क्या होगा ऑप्शन? डिस्कसिंग जेंडर बायस, एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, क्रिएटिंग जेंडर मिक्स्ड प्ले ग्रुप्स या अरेंजिंग जेंडर मिक्स्ड सीटिंग। अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ए वाला, जो कि दिया गया जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा की जाए तभी यहाँ पे समाज के अंदर जेंडर पक्षपात को कम किया जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता था, जेंडर स्टीरियोटाइप और भूमिका अनुरूपता था, तो रोल कन्फर्मिटी समाज में देखे और सीखे जाते। इन धारणाओं को तोड़ने के लिए बच्चों में सबके बारे में खुलकर चर्चा करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। जब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच खुले रूप से जेंडर पक्षपात और उसके दुष्प्रभाव और बराबरी के सिद्धांतों की चर्चा होती है तो बच्चों में जागरूकता आती है और वे रूढ़ियों को चुनौती देना सीखते हैं। बाकी विकल्प जैसे कि केवल जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना या खेल और बैठने की व्यवस्था जेंडर के अनुसार करना, ये रूढ़िवादिता को और मजबूत बना देती है। फिर बात करें तो मिश्रित समूह और बैठने की व्यवस्था सहायक हो सकती है, लेकिन जेंडर भेदभाव के मूल कारणों और समझ पर चर्चा सबसे असरदार तरीका होता है। अगर ऑप्शन में बात करें जैसे कि जेंडर पक्षपात के बारे में अगर चर्चा करोगे तो इससे क्या होगा, बच्चों में जागरूकता और आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। अगर आप जेंडर विशिष्ट की बात करेंगे तो ये रूढ़िवादिता को और बढ़ावा देगी। अगर यहाँ पे आप जेंडर मिश्रित खेल की बात करेंगे तो सहयोगी पर चर्चा और जागरूकता का असर नहीं होगा। तो यहाँ तक तो हमने 4 क्वेश्चन को डिटेल से बात किया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5th नंबर पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। किसने? जॉन बी वाटसन ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने या लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इंग्लिश में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट व्यू चिल्ड्रेन एज द एक्टिव सीकर्स ऑफ द नॉलेज एंड एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ऑन देयर थिंकिंग।
ऑप्शन में है जॉन वाटसन, लियो वाइगोस्की, जीन पियाजे एंड लायंस कोलबर्ग। तो ऑप्शन की बात करें तो जो लियो वाइगोस्की ने थे उन्होंने जो है इस के विषय में काम किया और लियो वाइगोस्की ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से बात करें तो लियो वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा, यानी बच्चे स्वयं सीखने की प्रेरणा रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों का चिंतन, सीखना और विकास इन सभी पर समाज, संस्कृति, भाषा और वयस्क साथियों के साथ उनकी अंतःक्रिया का गहरा प्रभाव पड़ता है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने के वातावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण उन्हें पियाजे और यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक से अलग करता है। अन्य विकल्पों की बात करें जैसे कि जॉन बी है, वाटसन है और जीन पियाजे, जिन्होंने क्या है और लायंस कोलबर्ग, ये सब नैतिक वगैरह विकास के सिद्धांत है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के मुख्य रूप से वाइगोस्की ने महत्व दिया। ऑप्शन में बात करें जैसे कि जॉन बी वाटसन जो थे उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के विषय में अध्ययन नहीं किया। लियो वाइगोस्की ने बच्चों को जिज्ञासु मानना, सामाजिक सांस्कृतिक असर को महत्व दिया। जीन पियाजे की बात किया तो यह सक्रिय अधिगम, लेकिन संस्कृत समाज के प्रभाव की चर्चा इनके में कम की गई थी। लॉरेंस कोलबर्ग की बात किया तो मुख्य रूप से नैतिक विकास में स्तरों का अध्ययन इन्होंने किया था। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जिगसा पहेली को करते समय, अर्थात जिगसा पहेली है कोई को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबंधित करते हैं? तो यहाँ पे मतलब एक जिगसा पहेली है जिसमें एक 5 साल की वर्ष की जो नजमा लड़की है वो स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला कहाँ है, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अब ऑप्शन में बात करें तो व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ा अर्थात ढांचा, या आत्म केंद्रित वार्ता करता है। इंग्लिश में बात करें तो वाइल सॉल्विंग जिगासा पजल 5-year-old नजमा सेज टू हिमसेल्फ वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, द डार्क ब्लू वन, the one that will complete shoes. According to Vygotsky, what is this type of the speech called? इस टाइप की जो है व्यक्तिगत यहाँ पे बात होती है इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आत्म केंद्रित वार्ता होती है। अब ऑप्शन की अगर यहाँ पे डिटेल से बात करें तो वाइगोस्की के अनुसार छोटे बच्चे अक्सर स्वयं से ऊंची या स्पष्ट आवाज में बातें करते हैं। यह उन्हें कार्य को समझने, योजना बनाने और अपनी सोच को व्यवस्थित करने में मदद करती है। इस तरह की वार्ता जब बच्चे अपनी सोच, समस्या या अगले कदम के बारे में अपने आप में बोलते हैं तो इसे आत्म केंद्रित वार्ता अर्थात ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाता है। वाइगोस्की मानते हैं कि इस वार्ता संज्ञानात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों को जटिल कार्यों में आत्मनिर्देशन और समस्या समाधान करना सिखाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यही आत्म केंद्रित वार्ता बाद में अंदरूनी रूप से या आंतरिक वार्ता में बदल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि पहले ऑप्शन में कहा गया था व्यक्तिगत वार्ता, तो व्यक्तिगत वार्ता जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा स्वयं से ही की जाए। जोर से बोलना केवल आवाज का संदर्भ है, आत्म विचार जरूरी इसमें नहीं है। पाड़ा की बात करें तो सहायक संरचना इस संदर्भ में संबंधित नहीं है। आत्म केंद्रित वार्ता बच्चा खुद से बोलता है, सोच को व्यक्त करता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या पाड़ का? इसमें इंग्लिश में बात करें तो गिविंग द हिंट्स टू चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस व्हेन नीड इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा? रेनफोर्समेंट हो जाएगा या एसोसिएशन हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा या स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो स्कैप फोल्डिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जब बच्चे कोई कार्य कर रहे होते हैं अगर वहाँ पे बीच बीच में उनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है और सहायता दी जाती है तो उसे हम स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। डिटेल से अगर यहाँ पे बात करें
तो जब शिक्षक बच्चों को किसी कार्य में संकेत या मार्गदर्शन देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मदद भी प्रदान करते हैं तो इसे पाड़ा ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। पाड़ा की प्रक्रिया में शिक्षक बच्चे की जरूरत के अनुसार उसे सहारा देते हैं और जैसे जैसे बच्चा दक्ष होता जाता है सहारा धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों की अपनी क्षमता से ऊपर की गतिविधियों पूरी करने में मदद करना, जिससे वे नई अवधारणाओं को सीखें और आत्मनिर्भर बने। बाकी विकल्प में बात करें जैसे कि प्रबलन जो होता है वो प्रोत्साहन से संबंधित है, अनुबंधन जो है वो संबंध बनाने से है, और मॉडलिंग की बात करें तो ये उदाहरण जो होता है ये बताता है हमें स्कैफोल्डिंग से। अगर हमारे दूसरे जो ऑप्शन दिए थे जैसे कि प्रबलन जो है ये क्या करता है, पुरस्कार या दंड द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना होता है। अनुबंधन की बात किया तो विभिन्न ज्ञान एवं प्रक्रियाओं को जोड़ना होता है। मॉडलिंग की बात किया तो उदाहरण प्रस्तुत कर व्यवहार सीखना होता है। पाड़ा की बात कर संकेत देकर और सहायता देकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित या निगमात्मक तर्क या सांध्यवादक विचार या संरक्षण या वर्ग समावेश, स्थायी अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व या प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रमणिकता। इंग्लिश में बात करें तो विच आर द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा संरक्षण वर्ग समावेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है कि अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की उम्र के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा संरचनात्मक तर्क, संरक्षण जैसे द्रव्य, मात्रा, संख्या का विचार परिवर्तित नहीं होते हैं और वर्ग समावेशन, एक वर्ग के भीतर उपवर्गों का संबंध समझना जैसे व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। यह अवस्था बच्चा ठोस वस्तुओं या घटनाओं से जुड़ी समस्याओं को तार्किक रूप से हल करना सीखता है, परंतु अभी अमूर्त तर्क या कल्पनात्मक समस्याओं को नहीं सुलझा सकता है। अन्य विकल्प जैसे कि यहाँ पे थे विकल्प में जैसे कि कल्पनीय या प्रतीकात्मक खेल, वस्तु स्थायित्व और परिकल्पित तर्क, इनमें से कोई भी इस अवस्था को मुख्य व्यवहार में नहीं पाता है। अगर ऑप्शन की बात करें जैसे कि पहला है परिकल्पित तर्क, तो यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। संरक्षण वर्ग की बात करें तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य लक्षण है। स्थायी अनुकरण की बात यह संवेदी प्रेरक अवस्था का है। प्रतीकात्मक खेल की बात करें तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला ही करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा गया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा है, अवलोकन अधिगम है, अनुबंधन है या प्रबलन है? इंग्लिश में बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर प्रपोज बाय द पियाजे? स्कीमा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, एसोसिएशन या रीइंफोर्समेंट? तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा में क्या होता समझते थोड़ा सा। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार स्कीमा वह मानसिक संरचना है जिसके आधार पर बच्चे दुनिया को समझते हैं और सीखते हैं। स्कीमा अनुभव और नई सूचना के साथ निरंतर विकसित और परिष्कृत होते हैं, जिससे बच्चा जटिल विचारों और समस्याओं को समझने योग्य बन सकता है। अन्य विकल्प जैसे कि बात करें तो अवलोकन अधिगमन, अनुबंधन और प्रबलन, ये मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत अवधारणा है, ना कि पियाजे द्वारा। ये पियाजे के द्वारा नहीं, ये अन्य वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। स्कीमा के माध्यम से बच्चा स्वयं की सोच, अनुभव व वातावरण में तोड़ जोड़ करता है, जिससे उसका ज्ञानवर्धन और विकास संभव होता है। अगर यहाँ पे बात करें जैसे कि स्कीमा की, तो ये पियाजे का विचार है जो कि मानसिक संरचना या फ्रेमवर्क है। अवलोकन की बात करें तो बंदूरा द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अनुबंधन है जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत है, और प्रबलन जो है व्यवहार में परिवर्तन के प्रेरक के रूप में है जाना जाता है। तो अब यहाँ पे आज का हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना चाहिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता शंकाओं को समझना चाहिए, विद्यार्थी के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना चाहिए, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना चाहिए। इंग्लिश में बात करें
तो विच शुड बी द प्राइमरी पर्पज ऑफ द असेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बी वाला, जिसमें कहा गया संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा शंकाओं को समझना जो होता है वो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य है अंक देना। आकलन का मुख्य उद्देश्य केवल अंक देना, श्रेणी बांटना या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना नहीं है, बल्कि बच्चों के सीखने, उनकी समझ और अवधारणाओं में स्पष्टता तथा संभावित गलतफहमियों का पता लगाना होता है। जब शिक्षक आकलन के माध्यम से बच्चों की सोच, उनके संदेह और सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं, तब वे विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षिक जरूरतों को पहचान सकते हैं और शिक्षा को उनके अनुकूल बना सकते हैं। सही आकलन बच्चों की प्रगति को लेकर शिक्षक और स्वयं बच्चों को दोनों को जानकारी देना है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। बाकी विकल्प केवल व्यवस्थागत या औपचारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के मूल उद्देश्य नहीं है। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन जैसे कि श्रेणी निश्चित करना, ये क्या होता है, परिणाम पर आधारित तो प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। अवधारणाओं की यहाँ पे अगर स्पष्टता समझना बात करें तो प्रमुख सीखने के केंद्र हैं, और यहाँ पे अगर प्राप्तांक पर नामांकन तो व्यवस्थागत तो सीखने से संबंधित नहीं है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का मतलब होता है औपचारिक बच्चों के वास्तविक ज्ञान का पता इससे नहीं चलता है। तो आज की वीडियो में हमने ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन पे बात किया है जो कि आपके सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, सीडीपी पे आधारित होते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस पूरे वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ना, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, जिसमें आपको सीडीपी से संबंधित एक फोल्डर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उसके अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।